हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो बीएससी का सिलेबस है उसमें बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप सभी का स्वागत है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। बायोलॉजी जो है आपकी बीएससी में वो आती है 11th क्लास और 12th क्लास की, है ना। हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शन हम कवर करेंगे, यानी कि कंप्लीट बायोलॉजी हम कवर करेंगे, ठीक है। अब बीएससी में मसला ये है कि किसी 1, 2, 3, 4 टॉपिक से नहीं आते सवाल, बहुत डाइवर्स टॉपिक से पूछे जाते हैं, कभी भी किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, है ना। बीएससी बीएड का भी वही चीज है और नॉर्मल जो बीएससी है उसका बीएससी रिसर्च उसका भी वही है सिलेबस हमारा, और वही पैटर्न है ऑलमोस्ट पूछने का। लेकिन हाँ, क्योंकि बीएससी बीएड जो है वो थोड़ा सा अभी इस बार आया है, तो इस बार की उम्मीद ये कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा पेपर जो है वो लीनियंट रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, तो हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे, है ना। हम थोड़ा एडवांस लेकर चलेंगे जिससे कि क्या है कि सवाल किसी भी लेवल का आए हम आराम से सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए, पहला जो हमारी यूनिट है उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो ये यूनिट है इसमें से सवाल काफी आते हैं, लेकिन इस यूनिट को समझने के लिए अच्छे से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की, है ना, कि यानी जो भी जानदार आपके आसपास है चीजें, है ना, जो भी दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आखिर वो जिंदा है या नहीं है जिंदा, वो हम कैसे बताते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करें या फिर क्या चीजें ऐसी शो करें, क्या कैरेक्टर ऐसे शो करें जिससे हमें लगे कि वो जिंदा है, ठीक है। तो चलो, प्लेनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। देखो, जो दुनिया है ना वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बनी हुई है। अब सवाल यह है व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रोब्स हों, कुछ भी हों, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग बॉडीज हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब कहलाती हैं बायोटिक, है ना। और एबायोटिक का मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन नेचुरली प्रोवाइडेड। देखो, लिविंग थिंग तो नेचुरली प्रोवाइडेड है, सीधी बात है, नेचर नहीं, कुदरत से ही आई है, बट नॉन लिविंग थिंग जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये क्या किसी इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सब नेचुरली प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं, एबायोटिक चीजें हैं, ये हेल्प करती हैं बायोटिक को जिंदा रहने के लिए। जैसे कि प्लांट है, मिट्टी में उगता है, तो मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है, ये सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, वो एबायोटिक है ना। आप पानी पीते हैं, प्लांट्स में पानी डालते हैं, ठीक है, आप जो है ऑक्सीजन को ले रहे हैं यानी कि एयर से, और प्लांट जो है वो CO2 को ले रहे हैं हवा से, तो ये हवा, पानी, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक है। तो यानी एबायोटिक हेल्प कर रहा है बायोटिक को, समझे। तो यही पूरा एक, अगर ये सिस्टम की हम बात करें सिस्टम की, तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक जो है वो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आपने अगर नाम सुना हो कभी, है ना। The biotic components are obviously the living beings present around us। तो biotic component क्या है, जो भी living thing कुछ भी है, वो चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई जानवर हो, सब कुछ क्या है, बायोटिक, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल देम लिविंग एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग। अब देखो, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि कोई चीज जिंदा है तो ये हम कैसे कहें कि वो जिंदा चीज है, उसमें ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होने चाहिए कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि यस, ये चीज जो है वो जिंदा कहलाएगी। तो देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है। सबसे पहला देखिए क्या है, द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड और बोर्न हैज टू सर्वाइव। देखो, वो पैदा होगा और सर्वाइव करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फॉर सर्वाइवल, और सर्वाइव करने के लिए इट नीड्स एनर्जी, उसे एनर्जी चाहिए, और उस और क्या चाहिए उसे, बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे आप हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना। फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। देखो, उसकी बॉडी में क्या होगा, वो जो खाना या पानी है वो एक क्या करेगा, रिएक्शंस चालू करेगा, है ना, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, पूरा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है, जैसे कि आपने खाना खाया है ना, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं C6H12O6, ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, है ना। रेस्पिरेशन में जब हम देखते हैं ना, रेस्पिरेशन में, तो ये ग्लूकोज बेसिकली टूट जाता है, किसमें, CO2 प्लस H2O। देखो, ग्लूकोज ये टूट गया, बेसिकली मैंने बहुत छोटी सी वो लिखी है, हालांकि और भी चीजें होती हैं इसमें, बट मैंने एक जस्ट ग्लूकोज की एग्जांपल लेके आपको बताया है। तो देखो, ये मॉलिक्यूल था C6H12O6, ये टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, ये जो कंपाउंड है ये टूट गया, तो यानी कि क्या हुआ, यहां पर मेटाबॉलिज्म क्या है, इट्स ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, है ना। देखो, मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म, कैट
कैट का मतलब मैं से याद रखता हूं, कटा हुआ, ठीक है, मतलब कि टूटा हुआ, यानी कि टूटना, बेसिकली मॉलिक्यूल्स का टूटना। याद देख रहे हो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब टूट रहा है तब एनर्जी निकल रही है, तो यानी दिस थिंग इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। समझ गए? अच्छा, अब दूसरा क्या है, एंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। आपने अगर कभी फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है तो फोटो से क्या जरूरत होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, क्या बनता है, C6H12O6 बनता है ना, यानी क्या बना, ग्लूकोज बना। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल था, दूसरा था, ये दोनों जब मिल गए, जब ये दोनों जुड़ गए तब जाके एक बन गया। सही है, यानी कि मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल बाय एडिंग देम। टूट नहीं रहा, इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। समझ गए? व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म। अब देखो एनर्जी यहां से भी आ रही है, सही है। अब देखो इसमें तो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है, खाना बन गया हमारा। अब ये खाना क्या करेगा, ये एनर्जी जनरेट करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा खाना है ऑलरेडी, यानी कि जो ग्लूकोज है, ये टूट रहा है, यहां से फिर एनर्जी निकल रही है, तो या तो बनने के बाद निकलेगी या फिर टूटने के बाद निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड, ओवरऑल थिंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शंस चल रहे हैं आपकी बॉडी में, अब ये रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के टूटने से भी हमारे वो जो है, मतलब मॉलिक्यूल के टूटने से शुरू हो रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल के जुड़ने से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज है आपकी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। चलो अगला देखो, बी, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, यानी कि जिसमें देखो, अब उसमें वो क्या था, एक क्या था कि जिसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है वो एक लिविंग होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो पॉइंट, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर कोई जिंदा है तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो शो होगा, है ना। जैसे ही वो पैदा हुआ, ऐसा नहीं है कि वो उतना के उतने वो बढ़ेगा, है ना, डेवलप करेगी उसकी बॉडी। दिस ग्रोथ इज वेल orchestrated process. You might have observed stand modes, builder grows. The growth is not from within and hence these are not living things. अच्छा देखो, अब आप लोग कहेंगे कि सर ग्रोथ तो जो है वो जैसे कि कहीं मिट्टी अगर जमा हो रही है तो वहां जमा होती रहती है, तो ग्रोथ तो वहां भी होती है, ठीक है। तो अब ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं हमारा ऐसा क्राइटेरिया आ गया जो दोनों जगह, नॉन लिविंग में भी हम देखने को मिलते हैं ना। कोई चीज जैसे कोई चीज कहीं जमती चली आ रही है तो हवा की वजह से कैसे भी वो चीज वहां इकट्ठा होती चली आ रही है, तो ग्रोथ ही तो काइंड ऑफ शो कर रहा है वो, लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी शो कर रहा है, वो सिर्फ ग्रोथ शो कर रहा है, मतलब कि अपनी जगह बस बढ़ रहा है हल्का हल्का, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है जो उसे डेवलप कराए, ठीक है। चलो, सी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस व्हिच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। अब देखो, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगिंस टू लूज देयर इफेक्टिविटी वर्किंग एंड बिकम ओल्ड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग वो होगा कि जिसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट एक टाइम पे जाकर रुक जाएगा और फिर वो बुढ़ापे की तरफ चलेगा वो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ओल्ड होने लगेगा वो, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा। जैसे हमारी बॉडी है ह्यूमंस की, हम एक टाइम तक हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं, यानी कि हमें बुढ़ापा आ जाता है, यानी हम ओल्ड हो जाते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ये जो चट्टे सैंड वगैरह का है, तो इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये सब नॉन लिविंग है। और जो जिसमें बुढ़ापा आ रहा है, जो ओल्ड हो रही है चीज, है ना, जो शो कर रही है हमें कि हाँ अब इसमें एजिंग हो रही है इसकी, सो दैट इज लिविंग थिंग। दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, है ना। तो एजिंग किस में होती है, वो लिविंग थिंग में होती है। अच्छा, डी क्या है, लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। अब देखो, अब क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू रखना है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग तो नहीं कर सकती है, ऐसी लिविंग थिंग कर सकती है, ये एक पॉइंट हो गया। इट इज पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। कौन से प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, यानी कि गैमेट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस। अब देखो, रेस का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रजाति है वो इस धरती पर बनी रहे, क्योंकि आप तो एक टाइम पर बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे वो तो रहेंगे ना धरती पर, यानी आपकी जो रेस है, रेस का मतलब कि आपकी जो प्रजाति है बेसिकली वो कायम रहे यहाँ पर। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे अच्छा देखो, म्यूल है, खच्चर होता है, खच्चर, ठीक है, वो, और जो वर्कर बीज होती है ना, जो मधुमक्खी के छत्ते में कुछ वर्कर बीज होती हैं जो काम करती हैं छत्ता बनाने का, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, येट आर लिविंग, लेकिन फिर भी ये लिविंग है। कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज एन इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लाइफ। अब देखो, अब ये तो देखो यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो एक मेन चीज है कि भैया रिप्रोडक्शन करेंगे तो ही वो लिविंग कहलाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि म्यूल्स हैं, है ना, और जो वर्कर बीज हैं ये तो नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन, तो क्या हम इन्हें भी वो कहेंगे, क्या हम इन्हें नॉन लिविंग कहेंगे, या फिर रिप्रोडक्शन एक सही कैरेक्टर नहीं है। As the body loses its capacity to perform metabolism, the organism die। अच्छा, अब ये अगली बात क्या है कि मेटाबॉलिज्म अगर होना आपकी बॉडी में बंद हो गया, यानी कि रिएक्शंस चलना अगर बंद हो गया आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी स्टॉप हो गई, तो आप क्या करेंगे,
आप मर जाएंगे, समझे, द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है, आखिरी क्या है इसका, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल। देखो अब कोई भी लिविंग थिंग है तो वो थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे ना आपके आसपास, जो भी आसपास चेंजेस होंगे उनके हिसाब से क्या करेगा वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि मान लो बहुत गर्मी बढ़ गई तो मुझे गर्मी लगेगी। अगर मान लो कोई जैसे पेन है, ये नॉन लिविंग है, अगर यहाँ में कितनी गर्मी बढ़ा दूं तो इसे गर्मी थोड़ी लग रही है, ये तो नॉर्मल जैसा है, इसे क्या मतलब, सही है, इसके पास कोई रिसेप्टर है ही नहीं, कुछ नहीं है। लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है आसपास, कोई आ रहा है जा रहा है, डर भी लगता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब कि इमोशंस जो है वो आते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी है, ये वाली बात जो हमने करी, ये करी कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो हमने देख लिया कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे कि जिसके थ्रू हम पहचानेंगे कि भाई ये लिविंग है वाकई में। ठीक है, देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस टाइम इनमेमोरियल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ। देखो अब हमें पता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, धरती पर हर तरह का जानवर है ना, हर तरह का एनिमल है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एज वेल बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स और ग्रुप, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दीज इज एसेंशियल। देखो अब इनका रिलेशनशिप देखने के लिए है ना कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ना, और कोई जानवर दूसरे जानवर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो सेम स्पीशी का हो चाहे वो अलग स्पीशीज का हो, तो उसके लिए हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है, वो जरूरी होती है। दिस डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अच्छा देखो, सिस्टमैटिक जो स्टडी है यानी कि जिससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा जानवर किसके साथ कंपैटिबल है, रह सकता है ना, लड़ता झगड़ता नहीं है, आराम से रह सकता है, तो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह उसमें भी ये चीज काम आती है ना। इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्टेड डाटा। अब देखो जो हमने डेटा कलेक्ट किया कि कौन जानवर किसके साथ कैसा बिहेव करता है, कैसा बर्ताव करता है, तो वो चीजें स्टडी आपके एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज होती है कि ये जानवर इससे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें ये क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी है या ये डिफरेंस है, हम उसके बिहेवियरल पैटर्न वो सारी चीजें पढ़ते हैं ना। इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टेन एड कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब देखो अब अगर हमें ये चीजें पढ़नी है, ये जो डाइवर्सिटी है मतलब कि अलग अलग तरह के जानवर हैं, अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है ना तो हमें कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स का जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड मतलब कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उन्हें पहचानें, उन्हें क्लासिफाई करें, तो ये सब किस में आती हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, दीज इंक्लूड्स हर्बेरिया। अच्छा और उससे और क्या आता है इसमें, हम पहचानेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो इसका क्या है, कुछ वो है हमने बना रखे हैं, क्या कहते हैं, कुछ मेथड्स बना रखे हैं। जैसे कि क्या है, एक हर्बेरिया है ना, हर्बेरिया, आपने हर्बेरियम शीट का नाम सुना होगा, हर्बेरिया क्या, आप जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं, कलेक्ट करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। बोटेनिकल गार्डन्स हैं हम बनाते हैं, म्यूजियम्स हम बनाते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि भैया अच्छा ये तो फला जानवर है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाते हैं जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं जिंदा फॉर्म में। अब म्यूजियम में तो वो मरे हुए रहते हैं बेचारे, ठीक है, स्टफ, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एटसेट्रा। ठीक है, अब जरा पढ़ो व्हाट इज हर्बेरियम, जो सबसे पहला है हमारा सिस्टमैटिक स्टडी के लिए जो जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लांट हमें मिला तो हमने उसका कुछ पर्टिकुलर हिस्सा काट के अपने पास रख लिया, यानी उसके लीफ और फूल वगैरह अपने पास रख ली, पेज पे एक लगा ली और साइड में राइट कॉर्नर पे उसका नीचे नाम लिख दिया, पूरा सारी इंफॉर्मेशन लिख दी कि हमें यहाँ से मिला, यहाँ से नहीं मिला, तो दैट शीट इज कॉल्ड हर्बेरिया। सिंपल सी बात। देखो जरा क्या है, देखो ये है हर्बेरिया, ये देख रहे हो आप, व्हाट इज दिस, ये देखो यहाँ पे इन्हें मिला था, इन्होंने टेप से चिपका दिया, कायदे से इसे कर दिया ड्राई करके, और यहाँ पे पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लिख दी, दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम शीट। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या होती है। देखो द वर्ड हर्बेरियम प्लरल हर्बेरिया, मतलब कि एक से ज्यादा होंगे तो हर्बेरिया, अगर एक है तो हर्बेरियम, वॉज कॉइन्ड बाय पिटन डी टर्नफोर्ड, है ना, इन द बुक एलिमेंट्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स, उसमें इन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। वो जो साइंटिस्ट होते हैं जो सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उनका क्या नाम होता है, वो कौन कहलाते हैं, वो टैक्सोनॉमिस्ट कहलाते हैं, है ना। ल्यूका गिनी ने जो है क्या किया था, इन्वेंट किया था, हर्बेरियम शीट को इन्वेंट किया था 1490 से 1556। इनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली, जब जिंदा रहे यहां तक। हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हर्बेरियम इज एसेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, एक सूखे हुए प्लांट का हिस्सा, टुकड़ा, स्पेसिमेन, है ना, दैट इज प्रेस, जिसको इन्होंने प्रेस किया हुआ है ताकि ड्राई हो रहा है वो, ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। उसे एक पर्टिकुलर एक साइज की शीट पर उसे प्रिजर्व कर लिया है ना, माउंट कर लिया है उसे बेसिकली। अब उसके अंदर डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन अलोंग विद द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन एंड
highlighting with its ecological peculiarities characters of the plant are recorded on the same sheet। यानी कि उस प्लांट की जो इंफॉर्मेशन है सारी, कि हमने उसे कहां से ढूंढा है ना, वो कितनी तारीख को मिला, किस जगह से मिला, उसका नाम क्या है प्लांट का, वो किस तरह का प्लांट है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें लिख ली है ना। लोकल नेम, अच्छा उसका लोकल नेम और उसका नेम ऑफ द कलेक्टर वो है वहां पर ऐड कर सकते हैं कि उस प्लांट को लोकली उस जगह पे क्या कहते हैं, अब जिसको उसने कलेक्ट किया है उसे क्या कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ शीट एंड इज कॉल्ड लेबल। क्या कहलाता है? लेबल। देखो दिस इज लेबल, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख रखी है। और ये क्या है आपका? हर्बेरिया, ठीक है। जो हर्बेरियम शीट है वो ये आपकी, देखो दिस इज प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखो ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था, उसके बारे में अगर हम देखें तो 1543 में फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन इटालियन प्रोफेसर ल्यूका गिनी, है ना, एट पिज़ा इटली। इटली के अंदर इन्होंने किया था ये काम। फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन इन्होंने अपना बनाया था। बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड इज नोन फॉर लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ more than 30,000 specimens, preserved plant and more than 7 million herbaria। देखो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाली चीज पूछी जाती है कि एक वो है बॉटेनिकल गार्डन है क्यू के अंदर, ठीक है, क्यू KEW जगह है, इंग्लैंड के अंदर एक जगह है क्यू, वहां का जो बॉटेनिकल गार्डन है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो हर्बेरिया का सबसे ज्यादा कलेक्शन वो इसी के पास है, ठीक है। तकरीबन 30,000 स्पेसिमेन प्रिजर्व फॉर्म में रखे हुए हैं वहां पर, और मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया है, मतलब 7 मिलियन शीट्स हैं वहां पर। सोचिए 7 मिलियन का मतलब समझते हैं 70 लाख, सोचिए। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा क्या है? बॉटेनिकल गार्डन है एट क्यू इन इंग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला क्या था? टैक्सोनोमी हमारा बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन आप बना दीजिए, वहां पे आप अपने जो भी प्लांट्स हैं उन्हें वहां पे रख दीजिए, ताकि आप पहचान लें अच्छे से कि भैया अच्छा ये काम ये है, ये ऐसे करता है। Botanical gardens are the places where plants of different varieties collected from different parts of the world। देखो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स लाकर एक जगह लगा दिए, है ना, बॉटेनिकल गार्डन बना दिया पूरा। आर ग्रोन इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एंड इन विवो मैनर, यानी कि उन्हें जो वो चाहिए, कंडीशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, उन कंडीशंस के साथ उन्होंने वहां पर प्लांट को लगा दिया, है ना। प्लांट्स आर लेबल्ड, और प्लस प्लांट जो है वो लेबल कर दिए जाते हैं, है ना। द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। देख रहे हैं, कॉमन नेम ऑफ द प्लांट और साइंटिफिक दोनों सारी चीजें, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिख दी जाती है। देख रहे हो ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा कोलकाता के अंदर तकरीबन 300 साल पुराना ये एक बैनियन ट्री है। ये देख रहे हैं आप, आपको ऐसा लग रहा है पूरा जंगल है, बट दिस इज ओनली वन बैनियन ट्री। जो बरगद का पेड़ होता है सिर्फ एक बरगद का पेड़ है, और ये तकरीबन 300 साल पुराना है, यानी कि 255 या 250 साल कह लो, चलो 300 साल मत को 250 साल कह लो, ठीक है। ये देखिए आप। अच्छा अगला क्या है सर? उससे पहले क्या है? बायोडाइवर्सिटी। हमने क्या कहते हैं, किसकी बात करी अभी? किसकी बात करी हमने? बॉटेनिकल गार्डन की, है ना। अच्छा अब जरा थोड़ी सी हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, कंजर्वेशन की। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो भी हमारे आसपास जिंदा चीज है ना, वो क्या है, वो क्या फॉर्म कर रही है? बायोडाइवर्सिटी फॉर्म कर रही है। मतलब कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप्स, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब बचाना। तो आपको किस तरह से आप कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आज के जमाने में हर कोई जंगल काट रहा है ना, जिससे क्या है, हैबिटेट लॉस की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म होती जा रही है, जानवर मर रहे हैं, उनका घर नहीं है रहने का। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन इकोसिस्टम, है ना, यानी कि वेरिएशन इन लिविंग फॉर्म्स, लिविंग एंटिटीज, यानी कि अलग अलग टाइप्स के जानवर या अलग अलग टाइप के प्लांट्स या कुछ भी जिंदा लिविंग थिंग अलग अलग तरह के, ठीक है, एक इकोसिस्टम में, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी जरूरी है किसके लिए? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि आपका ये जो इकोसिस्टम है ना, जो एनवायरमेंट है आपका, वो बैलेंस फॉर्म में रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक किसी फूड चेन की बात करें, है ना, घास है, घास को खाता है कौन? रैट ने खा ली, चलो घास, रैट को खा लिया स्नेक ने, है ना, स्नेक को खा लिया पीकॉक ने। अब जरा ये सोचो कि जो रैट है अगर वही सब खत्म हो गए और वहां पे सिर्फ रैट ही पाई जाती है, तो क्या जो स्नेक है क्या वो घास खाएगा? नहीं खाएगा, है ना। या फिर आप समझो कि जो रैट है वो है, लेकिन पीकॉक रैट को नहीं खाता, और सांप वहां पे है नहीं कुछ भी, ना पीकॉक घास खाता, तो क्या पीकॉक जिंदा रह पाएंगे?
नहीं रह पाएंगे। यानी कि कोई भी चीज, एक भी चीज, कुछ भी अगर डिफेक्ट हुई, अगर उसमें से गड़बड़ हुई, कुछ भी चीज कम हो गई या बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, आपके इकोलॉजिकल सिस्टम पर, पूरी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, वो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर चूहा अगर एक जगह से नहीं है तो चूहे की जगह कोई और जानवर होगा, रैबिट होगा, उसे खा के काम चला लेंगे, है ना। फूड चेन वाली चीज है ये। The extent of complexity and density of biodiversity can be regarded as a measure of health of an ecosystem। अच्छा देखो, अब कोई इकोसिस्टम कितना हेल्दी है इसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि उसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। अगर उस इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि इकोसिस्टम क्या था, मैंने शुरू में बताया था कि एबायोटिक और बायोटिक चीजें दुनिया में जितनी भी ना, सब मिलकर क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं। अब अलग अलग तरह का होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक पूरी ड्रॉप में भी हो सकता है, पानी की ड्रॉप में, और इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में भी हो सकता है ना। जैसे हम टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है ना, फॉरेस्ट है तो वो पूरा एक अपने आप में इकोसिस्टम है, एक ट्री है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, समझ गए। और ओशियन है, एक्वाटिक जो है वो इकोसिस्टम है। अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें ना, तो पता है हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं हम, तो दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, समझ गए। तो इकोसिस्टम कोई तभी हेल्दी है जब उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है अच्छी खासी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन लॉस बायोडाइवर्सिटी। देखो, अब अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो वो बहुत ज्यादा लकड़ियां भी उसे चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगी बायोडाइवर्सिटी को, है ना। बायोडाइवर्सिटी के लिए वो नुकसानदेह रहेगी। इज एन अलार्मिंग रेट। कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉज ऑफ नेचुरल हैबिटेट। देखो, ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कंजर्वेशन क्या होता है, ये बेसिकली या तो आपने बहुत कम कर दिया, जंगल काट रहे हैं लेकिन बहुत ही कम कर दिया आपने काटना, बिल्कुल। कहां पहले एक दिन में 50 पेड़ काटते थे, अब एक दिन में आप एक ही पेड़ काट रहे हैं। अब पेड़ काट क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। जरूरत वो कुछ भी हो सकती है, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरत हो सकती है ना। चलिए खैर, या तो आप स्लो डाउन कर दो या फिर आप स्टॉप कर दो, यानी कि रोक दो, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया, पेड़ नहीं काट रहे, आप कुछ और तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और इवन रिवर्स, और प्लस आप क्या करेंगे आप पेड़ वहां पे और लगाएंगे, काटने की जगह आप लगाना शुरू करेंगे पेड़, ठीक है। चलिए, लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। अच्छा, ये जो आप कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, कि आप जंगल में ही आप कर रहे हैं पेड़ के साथ, ठीक है। आप उस पेड़ को कहीं निकाल के तो ले नहीं गए, आप वहीं उसे बचा रहे हैं, वहीं पर लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। देखो, कंजर्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे मान लो एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक स्नो लेपर्ड आ गया। अब वो स्नो लेपर्ड सिर्फ एक ही है उस जंगल के अंदर, है ना, और कोई है ही नहीं, उसका बिल्कुल खत्म है वो, बिल्कुल एक दो ही बचे हैं। तो आप क्या उसे उस जंगल में ही रहने देंगे? नहीं, क्योंकि कोई और जानवर उसे मार सकता है। आप क्या करेंगे कि उसको निकाल के ले आएंगे और अपने पास अलग से रख लेंगे प्रोटेक्शन में अपनी, ताकि वो जिंदा रहे स्पीशी। आप जो ये किया उसे बचाने के लिए, तो दिस काइंड ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है ये? एक्स सिटू कंजर्वेशन, है ना। एक्स सिटू, जैसे बोटेनिकल गार्डन है, आप अलग अलग जगह से वो ले आए, ट्रीज को ले आए, आपने एक जगह लगा दिया और वो प्रोटेक्शन में है आपकी, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर, जहां पे वो कुदरती पाए जाते हैं, वहां से निकालकर अगर आप उन्हें ले गए किसी दूसरी जगह, आपने उन्हें प्रोटेक्ट रखा, ठीक है। आपका इरादा क्या है कि आपको प्रोटेक्शन देनी है उन्हें, ताकि वो खत्म ना हो जाए, नेचुरली कोई उन्हें खत्म ना कर दे, क्योंकि एक दो तीन बचे हैं बस दुनिया में, है ही नहीं, खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल एंडेमिक है, ठीक है। या फिर यूं कहिए बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक्स सिटू कंजर्वेशन किया। लेकिन अब अगर आपको पता है कि ठीक है बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि अगर और ज्यादा कम हुए तो मर जाएंगे, तो आपने क्या किया कि आपने कोई एक पर्टिकुलर जंगल था, उसी जंगल को आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह इस तरह की कोई चीज बना दी, है ना। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपने क्या किया कि उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर आपने हंटिंग और पोचिंग को रोक दिया, है ना। यानी वहां पर क्या है, एक फेंसिंग बना दी, पूरा एकड़ों में फैला हुआ जंगल है, वहां पे आपने फेंसिंग लगवा दी, जिससे कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उस अंदर ना जाए। तो जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो वो सुकून से रहे, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसमें इंटरफेरेंस ना करे उसकी लाइफ में, तो वो बचा रहेगा। तो आपने इस तरह से जो उसे उसी के हैबिटेट में, उसी के घर में बचाया, दिस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या ले रहा था? पेड़ की, है ना। तो आपने या तो पेड़ काटना बहुत स्लो कर दिया, या फिर बिल्कुल रोक दिया, या फिर आपने पेड़ लगा दिए। तो ये आप जंगल वहीं तो कर रहे हैं, जंगल में उसी जमीन पर कर रहे हैं जहां पर रहते हैं पेड़, तो दिस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। व्हाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर? अब देखो, अब बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाती है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें, जरा सुनो। फॉर मेनी पीपल इट इज सिंपल मोरल और एथिकल इशू। देखो, अगर बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जंगल है ना, उनको पूजते हैं, ठीक है, उनके लिए मोरल और एथिकल इशू है। जैसे कि हम जानदार हैं, ऐसे पेड़ पौधे जानदार हैं, है ना, ऐसे और जानवर जानदार हैं, तो वो उन्हें नहीं मारते, सही है। We share our planet with huge range of other organisms and we have no right to harm them। अब देखो, क्योंकि हमारा प्लेनेट सिर्फ हमारा थोड़ी है, इंसानों का हक थोड़ी है उस पर, जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का हक है, सब यहाँ पर रहते हैं,
तो हमें उन्हें नहीं हार्म पहुंचाना है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी लाती है, ठीक है। लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम। देख रहे हैं आप, कोई भी एक तरह का जानवर अगर आपने खत्म कर दिया, जैसे पता है क्या कहा जाता है कि अगर आपने हनी बीज को खत्म कर दिया ना दुनिया से, अगर हनी बीज जो है वो खत्म हो गई, तो पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ 13 डेज में पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सोचो, सिर्फ एक मधुमक्खी के चले जाने से इस दुनिया से, अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 13 दिन लगेंगे पूरी दुनिया खत्म होने में। तो जरा ये सोचिए कि मधुमक्खी से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब मधुमक्खी क्या करती है, बेसिकली पॉलिनेशन कर रही है ना। पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म, प्लांट्स ही नहीं बचेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि प्लांट्स जो है वही खत्म हो जाएंगे। जब प्लांट खत्म हो जाएंगे तब क्या है, तब हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सब कुछ तो प्लांट्स पे निर्भर है ना। सूरज की रोशनी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो प्लांट ही तो ग्रैब करते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। फिर प्लांट्स को कोई हर्बीवोर खाएगा, फिर हम उसे खाएंगे अगर हम कार्निवोर हैं, या फिर अगर हम जो है क्या कहते हैं मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं, तो हम उस जानवर को खाएंगे, है ना। या फिर अगर हम सब्जियां खाते हैं तो जब प्लांट नहीं है तो सब्जियां कहां से होंगी। तो कुल मिलाकर खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी, है ना, अगर कोई भी एक वैरायटी ऑफ एनिमल अगर हमने खत्म कर दिया तो, ठीक है। चलो अगला क्या है, म्यूजियम। देखो म्यूजियम क्या है, ये भी एक तरीका है क्या करने का देखने का और स्टडी करने का। म्यूजियम्स आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। म्यूजियम कौन सी जगह है, जहां पर जो प्रिजर्व प्लांट और एनिमल है, यानी कि पहले हुआ करते थे, अब बेचारे हैं नहीं दुनिया में मौजूद, या फिर बहुत कम बचे हैं, तो उनकी प्रिजर्वेशन को प्रिजर्व करके उन्हें रख लिया ताकि आने वाली दुनिया देख सके कि हाँ भाई इस तरह का कोई प्लांट था, इस तरह का कोई एनिमल था, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन मे बी प्रिजर्व्ड इन फॉर्मलिन। अच्छा देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये केमिकल है फॉर्मलिन, इसके अंदर प्लांट या एनिमल का प्रिजर्वेशन किया जाता है ना, यानी इसे संभाल के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। अब ये फॉर्मलिन किससे बना होता है, 10% और 40% फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मलिन क्या होता है, 10 से 40% फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इन ट्रांसपेरेंट जार्स, ट्रांसपेरेंट जार्स में आपने म्यूजियम देखा होगा तो आपने देखा ना, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर कोई भी चीज रखी होती है, तो दैट लिक्विड इज कॉल्ड फॉर्मलिन। जार्स आर लेबल्ड, और जार्स जो होते हैं ना वो लेबल होते हैं, उनको ऊपर लिखा होता है, नाम पता कि ये कौन सा जानवर है, क्या है, कहां से मिला, क्या हुआ। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड। देखो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल होते हैं ना, तो वो स्टफ्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर से जो भी उनके ऑर्गन्स हैं उन्हें बाहर निकाल कर उसमें क्या भर दिया जाता है, स्टफिंग कर दी जाती है ना, ताकि वो प्रिजर्व रहे और वो गले सड़े ना। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी। और ये स्टफिंग करने की जो प्रक्रिया है, जो साइंस है, उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं हम उसे, टैक्सीडर्मी, ठीक है, कि जिसके अंदर एनिमल्स को क्या किया जाता है, स्टफ्ड किया जाता है, उनके अंदर से ऑर्गन निकालकर, उनके अंदर जैसे हम कहते हैं ना निकालकर भूस भर दो और सारी चीजें, कॉटन वगैरह, खैर और चीजें होती हैं, जूट वगैरह, ताकि वो खराब ना हो, है ना, वो भरा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी, यानी कि उनकी टैक्सीडर्मी करी जाती है। स्पेसिमेंस इन ड्राइड फॉर्म आर आल्सो केप्ट इन म्यूजियम। देखो, और ड्राई फॉर्म में, है ना, ड्राई स्पेसिमेन, सूख गया है तो उसको भी रख सकते हैं आप, क्योंकि वो सूख गया है, खराब तो होगा नहीं, ठीक है, उसको भी आप म्यूजियम में रखते हैं। वी कैन इवन फाइंड सिस्टमैटिक कलेक्शंस ऑफ शेल्स। देखो शेल्स जो होती है ना, समुद्र में मिलती हैं शेल्स, तो उनका एक सिस्टमैटिक कलेक्शन के, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं म्यूजियम्स में। स्केलेटन्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है, एनिमल्स के स्केलेटन। इंसेक्ट बॉक्सेस इन द म्यूजियम, एक बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं बहुत सारे, उसकी लार्वा फॉर्म, उसकी यंग फॉर्म, है ना, फिर वो और ज्यादा एडल्ट फॉर्म, फिर उसकी ओल्ड फॉर्म, पूरी हमें मिल जाती है असली, रियल। Thus biological museums in educational institutes are reference hub of biodiversity studies। तो देखो म्यूजियम में हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं देखने को, तो यानी कि जो म्यूजियम्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, ठीक है। म्यूजियम्स में हमें पता चलता है कि कोई जानवर किस तरह का है, किस तरह का था, उसकी स्टेजेस क्या है लाइफ की, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं वहां से, है ना। चलो अगला क्या है यहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क। आप क्या बनाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनाते हैं, यानी कि जू बनाते हैं आप, जिससे कि आप बायोडाइवर्सिटी को देख सकें अच्छे से, उसको एक्सपीरियंस कर सकें, स्टडी कर सकें। आप जाते हैं ना जू के अंदर, तो बहुत सारे तरह के जानवर आपको दिखते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि कितने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हमारे यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। इन अ जू वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन कैप्टिविटी, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स को अपने उस पर रखा जाता है, कंट्रोल में, प्रोटेक्शन में, ठीक है। They are protected and care is taken to provide conditions similar to their natural habitat। लेकिन जो देखो उन्हें हम पिंजरे की टाइप की जगह में तो रखते हैं, लेकिन वहां पर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट टाइप का प्रोवाइड करें। आपने देखा है ना, कभी अगर आप जू गए हो तो वहां पे अगर कोई बंदर वगैरह रह रहे हैं तो अंदर पेड़ वगैरह बना देते हैं, हम उसके ऊपर उछल कूद करते रहते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कैद है, वो ऐसा लगना चाहिए वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही मौजूद है, ठीक है।
हैबिटेट, देखो XC2 जो जू जो होता है ना, जूलॉजिकल पार्क जो है, वो आपने जो आप जानवर लेकर आए हैं जू में, वो जंगल से ही तो लेकर आए हैं, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट से आप लेकर आए हैं अपने बनाए हुए हैबिटेट में उनके लिए जो आपने बनाया है। सो दैट इज काइंड ऑफ XC2 कंजर्वेशन। मैंने बताया था भी इन सीटू क्या था कि आप उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आपने उसके नेचुरल हैबिटेट से, जहां वो कुदरती पाया जाता है, वहां से निकाल के अगर आप कहीं और ले आए, जैसे जूलॉजिकल पार्क है ना, बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, सीड बैंक है, आपने सीड तोड़ कर रख लिया सीड बैंक के अंदर, सीड बैंक्स हैं, जम प्लाज्म बैंक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब XC2 कंजर्वेशन है। A naturalistic can study food habit and behavior of animal। देखो जूलॉजिकल पार्क में क्या है, जो उनका बिहेवियर रहता है एनिमल का, वो स्टडी कर सकते हैं, वो क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, वो स्टडी करते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम ऑफ अदर टूल्स ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपने कैटलॉग बना लिए, मोनोग्राफ, फोटोज वगैरह हैं, तो इससे भी आप बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कहां पर किस तरह का प्लांट या एनिमल पाया जा रहा है। फ्लोरा क्या है, इज द प्लैनेट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। Monograph describe any one selected biological group, whereas manual provide information keys about identification of species found in particular area। देखो ये सब क्या है, बेसिकली ये सब हमें ये बता दिया कि किस एरिया में किस तरह का जानवर पाया जा रहा है या किस तरह के जानवर होते हैं किस जगह पर, ठीक है। तो ये सारे जो एड्स है ना, यानी कि मोनोग्राफ डिस्क्राइब करता है हमें कि भाई कौन सा बायोलॉजिकल ग्रुप कहां पर है, ठीक है। मैनुअल जो है वो प्रोवाइड करता है उसकी इंफॉर्मेशन, कीज अबाउट आइडेंटिफिकेशन के, आप उस स्पीशी को कैसे पहचानेंगे कि वो किससे मिलती जुल रही है, किसकी वो है, क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बिल्ली जो है वो किसकी होती है, शेर की मौसी होती है बिल्ली, तो बिल्ली और शेर को आपने कैसे रिलेट कर दिया, आपने कुछ तो देखा होंगे ना, कैरेक्टर दोनों में सेम, तभी तो आपने रिलेट किया उसको, ठीक है। चलिए अब देखो अगला है क्या, बायोडाइवर्सिटी पार्क। आप क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाते हैं फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स। इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप। देखो ये क्या है, ये इकोलॉजिकल असेंबली है, आपने यानी आपने क्या किया कि जो सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज है ना, जो मतलब बैरन लैंड्स हैं, खराब जमीनें हैं, तो आपने वहां पे क्या किया, वहां पे थोड़ा सा आपने कोशिश करी कि वहां पर थोड़ा सा उस जगह को बसाया जाए और उस जगह पे बायोडाइवर्सिटी लाई जाए। मतलब कि आपने बहुत सारे वहां पे प्लांट्स उगाने की कोशिश करी, बहुत सारे आप जानवरों को लेकर आए, ठीक है। लेट, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क बूरेघर महाबलेश्वर, ये जो है एक एग्जांपल है। ये पार्क जो है ये बेस्ट मॉडल है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप, ठीक है, अर्बन लैंडस्केप पर। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी। देखो शहर है, शहर में किसको क्या पड़ी है, कौन जानवर कहाँ है क्या नहीं है, किसी को नहीं पड़ी, सबको अपनी भागदौड़ लगी हुई है जिंदगी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ये जो पार्क है आपका महाबलेश्वर के अंदर, कि इसके अंदर क्या है कि आप अर्बन की जमीन पर, यहाँ पे जो शहर के अंदर इन्होंने क्या है पूरा बायोडाइवर्सिटी का क्या बना रखा है, पार्क बना रखा है कि लोग आए और बायोडाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करें, है ना। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दी इंटर रिलेशन। देखो और प्लस अब क्या है, अगर आप किसी जानवर को पहचानना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होगा कि ये कौन सी किंगडम का है, कौन सी फाइलम का है, कौन सी क्लास, कौन सा ऑर्डर, मतलब कि उसका एड्रेस क्या है बेसिकली, है ना, उसकी जो जिंदगी जो लाइफ है उसका एड्रेस क्या है, कि वो कहां से आया है ऑर्गेनिज्म, उसका एंसेस्टर कौन था, है ना। आपने पढ़ा होगा ना किंगडम, फाइलम, जीनस, ऑर्डर, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी क्लास, फैमिली, ये सब वही वाली बात है, हम पढ़ेंगे दोबारा से दोनों भाई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन हार्मनी ऑन प्लेनेट अर्थ, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मस्ट। देखो हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी आखिर क्यों करें, हमें क्या फायदा इससे, इसलिए करें क्योंकि हम जो है अकेले तो नहीं है दुनिया में, हमें इनके साथ ही रहना है, जानवरों के साथ ही हम रह रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है, हम सोच समझ सकते हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, हमें इनकी स्टडीज करनी है ताकि ये भी रहे। प्लस दूसरी बात कि हमारी जिंदगी वो इन पर निर्भर है, ठीक है, यानी कि हम तभी जिंदा रहेंगे जब ये जिंदा रह पाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए ना चाहते हुए भी ये चीज जरूरी हो जाती है कि हम इनके बारे में जानें, ठीक है, और इनको बचाएं अगर ये किसी भी खतरे में है तो। अच्छा अब एक आखिरी क्या है कि की क्या होता है, कि एक टेक्सोनॉमिकल एड है ना, कि एक टेक्सोनॉमिकल स्टडीज आपको पता है, क्लासिफिकेशन है ना, और आपने नामकरण नोमेनक्लेचर किया, सही है, आपने जाना पहचाना जानवरों को कि अच्छा यहाँ पाया जा रहा है, तो दैट इज टेक्सोनॉमी बेसिकली, टेक्सोनॉमिकल एड। अब उसका एक टूल है ये, है ना, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसका एक टूल है, द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर्स जो मिल रहे होते हैं ना, जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि भैया इसके 4 पैर हैं, इस जानवर के 4 पैर हैं और उस जानवर के भी 4 पैर हैं, तो इनको एक ग्रुप बना दो, ठीक है। इन जानवर की पूंछ है तो इनको एक ग्रुप बना दो, इन जानवरों के जो है वो क्या कहते हैं बॉडी पे हेयर है
पर नहीं है, फीदर नहीं है, हेयर है, तो इनका एक अलग आपने ग्रुप बना दिया पूरा का पूरा। तो आपने क्या किया, आप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन से कैरेक्टर हमें सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो उन कैरेक्टर को लेकर आप अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं, ठीक है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड की। ये जो आपने एक कैरेक्टर्स को एज अ टूल इस्तेमाल किया है ना बांटने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं की बेसिकली। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गेट एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड, है ना। अच्छा देखो, अब हम की में स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैंने अभी बात बताया कि भैया इसके अगर 4 पैर है तो जितने भी जानवर के 4 पैर उन्हें एक जगह दे दो, तो क्या है, स्टेटमेंट हो गया ये। तो ये क्या है बेसिकली, क्या बनाता है, ये एक लीड है ना, कि 4 पैर वाले जानवर ढूंढिए, आप उन्हें एक जगह कर दीजिए, वो ग्रुप बन गया पूरा। दैट इज की, सिंपल सी बात। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकली इन नेचर, है ना, एनालिटिकल होती है, यानी कि हम एनालिसिस के थ्रू हम बताते हैं, हम पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके हम बता रहे हैं ये वाली बात, तब जाके हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड की, ठीक है। की क्या है, एक की का मतलब चाबी नहीं है यहाँ पे, ये एक लीड है, एक हाइपोथेटिकल चीज है, कि जैसे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बताता हूँ इस जानवर की कि देखो ये वाला जानवर है, ये जो है वो दोनों पैरों से उछलता है ना, तो अब जितने भी जानवर दोनों पैरों से उछलते हैं उन सबका एक अलग ग्रुप बना दो। तो ये चीज क्या हुई, मैंने एक यूज किया ना इस बात को कि दोनों पैरों से उछलने वाले जो कैरेक्टर को मैंने यूज किया, तो दिस इज की, ठीक है। चलिए, अच्छा अब देखो थोड़ा सा, ये जो साइंटिस्ट थे कौन है, एसपी आगरकर, वन ऑफ द लीडिंग बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के बहुत बढ़िया बॉटनिस्ट थे ये बेचारे। एसपी आगरकर वाज बोर्न इन नवंबर 1884 इन मालवन, महाराष्ट्र। ही एक्सप्लोर्ड बायोडायवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है ना हमारा, नीचे साउथ इंडिया की साइड वेस्टर्न घाट है, वेयर ही कम अक्रॉस स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर जेलीफिश व्हिच वाज अंटिल देन ओनली नोन टू बी फाउंड इन अफ्रीका। देखो इन्होंने वहां पे क्या देखा, फ्रेश वाटर जेलीफिश देखी, जो कि सिर्फ पहले अफ्रीका, हमें लगता था कि अफ्रीका में ही प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने यहां पर देख ली। दीज फाइंडिंग वर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल नेचर इन 1912। उनकी जो साइंटिफिक जर्नल है सबसे बड़ा दुनिया का इस वक्त भी, दैट इज नेचर, उसके अंदर ये पब्लिश हुई उनकी रिसर्च, ठीक है, उन्होंने जो देखा वो चीज पब्लिश हुई। Anandale, the superintendent of the Indian Museum of Kolkata, helped Dr. Agarkar in his further endeavor to collect, preserve and conduct microscopic examination of animal and plant specimen. The institute ARI Pune has been named after his name, है ना, ARI यानी कि आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, वो इन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया है, सही है। तो यानी कि हमने क्या देखा, थोड़ा सा लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने जाना बायोडायवर्सिटी के बारे में, कि बायोडायवर्सिटी की स्टडी क्यों जरूरी है, और हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करके, क्या क्या टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके हम बायोडायवर्सिटी की स्टडी करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और बायोडायवर्सिटी की स्टडी इतनी जरूरी आखिर क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, हमने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज ले ली। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा, ये देखो ये छोटा सा एक चैप्टर था, मैंने आपको बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में बता दिया इसके बारे में, ये आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्या करने के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपको रहा, आपके दिमाग में बैठ जाए बात कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो मैंने आज पढ़ाया है शायद ही एक आध सवाल आ जाए, बट ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां से सवाल आएगा वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगी बात जो मैंने बताई आपको बातें, ठीक है। तो खैर अब क्या करें, आप कुछ ना करें, ख्याल रखें अपना, ठीक है। और अगला वाला जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में, यानी कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की, यानी कि यूं कहिए कि इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।